चलिए सर्विस टैक्स से केस लॉस हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला केस लॉस जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 2015 दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया इस केस के अंदर। हुआ क्या, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक पब्लिक सेक्टर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है विद 7 डिफरेंट एजेंसीज। कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है विद 7 डिफरेंट एजेंसीज। किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है? फॉर डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स एट वेरियस प्लेसेस। एडवर्टाइजमेंट वगैरह जैसे बस क्यूज पे, बूथ पे, हर जगह पे जो है एडवर्टाइजमेंट्स लगाने हैं और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के, और इस पर्पस के लिए जो है 7 डिफरेंट एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है एंटर किया जाता है। ओके, तो होता क्या है देखते हैं, आइए हम लोग। The appellant entered into contract with 7 various agencies for display of advertisement on bus queues, shelters and time keeping booths. The terms of the contract, अच्छा ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया ना, इस कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स है वो क्लियरली ये बोलते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो एडवर्टाइजर्स हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टैक्स है वो डायरेक्टली जो है, सर्विस टैक्स जो लगेगा ना इस सर्विस के ऊपर, ये जो टैक्स है ये डायरेक्टली जमा करवा देंगे वो लोग अथॉरिटी को। ओके, अथॉरिटी को डायरेक्ट वो लोग टैक्स जमा करवा देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब होता क्या है ना कि डिपार्टमेंट जो है शो कॉज नोटिस इश्यू कर देता है एपिलेंट को, मतलब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को, बिकॉज जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो एजेंसीज हैं वो टैक्स पे नहीं करती। जो एडवर्टाइजर्स हैं वो टैक्स पे नहीं करते, तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है असेसी, जिसको दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उसके लिए असेसी कौन है? वो तो जो है सॉरी, डिपार्टमेंट के लिए असेसी कौन है? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो डिपार्टमेंट जो है शो कॉज नोटिस इशू कर देता है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। The department issued show cause notice asking the appellant to pay service tax along with interest and penalty on the service of display of advertisement rendered by them. Okay, appellant contention। अब appellant जो है वो बोलता है कि सरकार, appellant बोलता है कि हमारा जो है एडवर्टाइजर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट था और हमारा बोनाफाइड बिलीफ था कि भाई लायबिलिटी जो है सर्विस टैक्स की वो जो है एडवर्टाइजर्स जो है वो पे कर देंगे। देखिए पढ़िए, द एपेलेंट argued that they were under a bona fide belief that a liability to remit service tax to transfer to the recipient। हमने ये माना कि बोनाफाइड उसको जो है ट्रांसफर हो गई है, qua the agreement this caused the failure to file return एंड रेमिट सर्विस टैक्स। तो उसने बोला कि हमारे को तो यही पता है कि हमने ट्रांसफर कर दी है लाइबिलिटी, तो अब हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन लोगों को करना है, उन लोगों को जो है सर्विस टैक्स पे करना है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोगों का जो है हमने जो है कोई रिटर्न फाइल नहीं किया और हमने सर्विस टैक्स भी पे नहीं किया। और वो जो अब वो जो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, वो एक केस का जो है वो डिपार्टमेंट को बताता है कि हमने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड वर्सेस देवान चंद राम सरन 2012 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, वो डिपार्टमेंट को दिखा के बोलता है कि हमने जो है इस केस लॉ के हिसाब से जो है इसमें एक डिसीजन आया था कि भाई अगर आप लोग जो है एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एडवर्टाइजर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके दूसरे पार्टी को जो है बाइंड कर सकते हैं कि वो जो है पे करेगा सर्विस टैक्स। तो वो ये जो है इस बारे में बताता है और इसके लिहाज पर जो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट को बोलता है कि आप लोग जो है ना तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे ना हमारे ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है, हमारे ऊपर कोई पेनल्टी आप नहीं लगा सकते। ओके, इशू यहाँ पर क्या है? बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कैन द असेसी आस्क द डिपार्टमेंट टू रिकवर द टैक्स ड्यूज फ्रॉम अ थर्ड पार्टी और वेट टिल द असेसी रिकवर्स द सेम। कहने का मतलब ये कि क्या डिपार्टमेंट जो है थर्ड पार्टी जो कि एडवर्टाइजर्स हैं, एजेंसीज हैं, जो उनसे ही सर्विस टैक्स रिकवर करेगी या फिर जो है डिपार्टमेंट जो है वेट करेगी कि
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है उनसे, एडवर्टाइजर से जब तक वसूल करके जमा नहीं करवाएगा, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन उनके पास जाएगा ना कि देखो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ तो आप लोग पे करो, आप नहीं कर रहे तो जबरदस्ती दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन उनसे वसूल करेगा। तो क्या डिपार्टमेंट तब तक वेट करेगा कि वो वसूल करें और जमा करवाएं, तब तक वो क्या वेट करेगा? नो। इस केस में जजमेंट जो आया था ना वो नो आया था कि नहीं, वो इतना वेट नहीं करेगा। वो जो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि सर्विस टैक्स टाइम पर जमा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो डिपार्टमेंट जो है उसके पास पूरी पावर है कि वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को यहाँ पर लायबल ठहरा सकता है और उसको जो है स्यू कर सकता है। देखिए लीगल पोजीशन पढ़िए। द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट देयर इज नो डिस्प्यूट दैट, हाई कोर्ट भी ये बोल रहा है कि ये कोई डिस्प्यूट नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके दूसरे को बाइंड कर सकते हैं, इसमें हम मना नहीं कर रहे हैं। बट अगर वो नहीं कर रहा सामने वाला तीसरी पार्टी तो हम आपसे रिकवर करेंगे। द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट देयर इज नो डिस्प्यूट दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड आर टैक्सेबल and that the appellant is liable to pay service tax thereupon. Okay, तो उसकी liability थी। Further, the reliance of the appellant on राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड case regarding transferring of service tax liability by a way of contract was correct. डिपार्टमेंट ने भी माना वो करेक्ट था, बट हाई कोर्ट ने बोला, the high court however observed that the said ruling of the Supreme Court cannot The said ruling of Supreme Court cannot detract from the fact that in terms of the statutory provisions, it is the appellant which is to discharge the liability towards the revenue on account of service tax. देखिए ये क्या कह रहा है कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के हिसाब से जो appellant है ना उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेवेन्यू को सर्विस टैक्स जो है चुकाए। वापस पढ़िए। द हाई कोर्ट हाउएवर ऑब्जर्व दैट द सेड रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम, मतलब जो रूलिंग आई थी ना वो वाला जो केस का रेफरेंस लिया था, इस्पात राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड वर्सेस देवान चंद राम सन 2012, उसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उस केस का रेफरेंस लेते हुए जो अपीलेंट है यहाँ पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, वो ये जो बोल रहा था कि आप तो उसी से जाके रिकवर करो, एडवर्टाइजर से जाके थर्ड पार्टी से हम नहीं देंगे। तो हाई कोर्ट बोलता है कि the High Court however observed that the said ruling of the Supreme Court cannot detract from the fact that in terms of the statutory provisions it is appellant जो है statutory provisions के हिसाब से वो जो है उसको सर्विस टैक्स पे करना चाहिए था। यहाँ पर इतना तो देखो आपको भी समझ आ रहा है ना, सर्विस टैक्स आपने पढ़ी है। appellant जो था उसको जो है सर्विस टैक्स पे करना था, which is to discharge the liability towards the revenue on the account of service tax. Okay, the High Court agreed with the observations of Sastate के observation से High Court ने भी जो है agree किया that the plea of bona fide belief is devoid of substance. The appellant was a public sector undertaking. देखिए appellant जो है यहाँ पर एक responsible undertaking है, public sector undertaking है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऐसे नहीं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तुच्छी मुच्छी, मतलब 2 4 10 जने हो, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉ को ढंग से समझे और टैक्स जो है वो जमा करवाता। देखिए यही बोला था, appellant was a public sector undertaking and should have been more vigilant in compliance with its statutory obligations. It could not take cover under the plea that contractors engaged by it having agreed to bear the burden of the taxation, there was no need for any further action on its part. ठीक है। For purpose of taxing statute, the appellant was an assessee and statutorily bound to not only get itself registered but also submit the requisite returns as per the prescription of the law and the rules framed thereunder. ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कंक्लूजन जो आया वही यही आया, एक बार आप रीड कर लीजिए। देखिए लॉ हमारा यही कहता है कि ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एंटर किए जाते हैं फॉर एंटरिंग ऑफ सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, जिसके अंदर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाई दी जाती है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको टैक्स लायबिलिटी जो है वो सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है। सर्विस प्रोवाइडर जो है यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू जो है सर्विस रिसीवर को
नहीं करना पड़ता, बिकॉज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये कहीं मेंशन नहीं है। तो लॉ हमारा यही बोलता है कि सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर वो नहीं करता सर्विस प्रोवाइडर, तो जो सर्विस रिसीवर यहाँ पे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, उससे जो है रिकवरी करी जा सकती है सर्विस टैक्स की। और फिर उसके बाद जो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है सर्विस प्रोवाइडर ने क्यों नहीं सर्विस टैक्स पे किया, वो उससे जो है वो डील करता रहे। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने उसको पूरा पैसा दिया था, बट उसने सर्विस टैक्स क्यों नहीं जमा करवाया, वो डिपार्टमेंट नहीं झगड़ा करेगा। वो जो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है कि वो एडवर्टाइजर्स जो हैं, एजेंसीज जो हैं, उनसे इस बारे में जो है बाद में बात करेगा और उनसे रिकवरी करेगा फिर। ठीक है। अगला केस है आपका जीएमके कंक्रीट मिक्सिंग प्राइवेट लिमिटेड। इंपॉर्टेंट केस है आपका ये, जीएमके कंक्रीट मिक्सिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर क्या हो रहा है ना, सर्विस प्रोवाइडर है एक, वो क्या करता है सीमेंट, कंक्रीट एक्सेट्रा जो है वो सब मिक्स करके क्या करता है, सप्लाई करता है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। देखिए सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइडर सीमेंट प्लस कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट एक्सेट्रा ये मिक्स करता है। ओके, ये मिक्स करता है और ये मिक्स करके सप्लाई करता है टू कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है ये सप्लाई करता है। ओके, ये कंस्ट्रक्शन साइट है। मान लीजिए ये कंस्ट्रक्शन साइट है, 3 मंजिल की बिल्डिंग है, ये कंस्ट्रक्शन साइट है, यहां पर सप्लाई करता है। ये आपका डिलीवरी पॉइंट है। अच्छा, ये डिलीवरी जो है ये दी जा रही है इसकी छत के ऊपर। ऊपर जो है आपको कंस्ट्रक्शन करना है, यहां पर डिलीवरी दे रहा है, मतलब ये यहां लेके आ रहा है और डिलीवरी जो है ऊपर दी जा रही है। ठीक है, देखिए पढ़िए क्या हो रहा है केस। In this case, the assessee was engaged in preparation of ready-mix concrete (RMC). While carrying out such dominant objects, other ancillary and incidental activities like pouring, pumping, and laying of concrete were also carried out. अच्छा, हो क्या है ना कि ये लेकर तो गया उधर डिलीवरी पॉइंट पर, अब ये क्या है, इसको ऊपर लेके जाना है, तो ये कुछ इंसिडेंटल एक्टिविटीज जो है वो भी साथ में दे रहा है। मतलब ये वाली सर्विसेज तो है ही, कुछ इंसिडेंटल सर्विसेज जो है ये और दे रहा है। इंसिडेंटल सर्विसेज पंपिंग वगैरह, मतलब इस माल को ऊपर चढ़ा रहा है, इसके लिए कोई मशीन होगी, पंप वगैरह है, ये सब जो है ये भी सर्विस दे रहा है। सर्विसेज लाइक pouring, pumping and laying of concrete, कंक्रीट को ले भी कर रहा है, वहां पर ले जाकर कंक्रीट को ले कर रहा है। The revenue contended that the whole activity carried out by the assessee was not a sale transaction. अच्छा, रेवेन्यू क्या बोल रहा है कि ये जो पूरी एक्टिविटी है ये सेल ट्रांजैक्शन नहीं है। देखिए, उसका असेसी का ये कहना है कि ये जो है सेल है। असेसी का तो ये कहना है कि वो क्या कर रहा है, सीमेंट प्लस कंक्रीट मिक्स कर रहा है। क्या कर रहा है, सीमेंट प्लस कंक्रीट मिक्स कर रहा है और वो लेकर जा रहा है वहां पर उसको पंप करके और जो है वहां पर जो है छत डाल रहा है या कंस्ट्रक्शन जो भी कर रहा है। ठीक है,
तो उसका ये बोलना है कि ये कोई सर्विस नहीं है, वो तो गुड्स बना रहा है, वो तो सेल कर रहा है। उसका ये बोलना है कि वो तो सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर जो है वो उसको सेल कर रहा है, वो कोई सर्विस नहीं दे रहा है। बस उधर लेके जाना और वहां पर ले जाके डालना, उसके लिए ऊपर चढ़ाने के लिए जो उसको पंपिंग वगैरह जो भी करना पड़ा, वो कोई जो है सर्विसेज नहीं है, ये एक सेल ही मानी जाए, इस पे सर्विस टैक्स ना लगाया जाए, ऐसा उसका कहना है। The revenue contended that the whole activity carried out by the assessee was not a sale transaction as it also included element of service in it. डिपार्टमेंट का कहना है कि यहाँ पर सर्विस भी दी जा रही है, hence the assessee was liable to pay service tax. The department was of the view that the activities like pouring, pumping and laying of concrete is a significant part of transaction. ये एक significant part है, not incidental to transaction of sale. मतलब हम बोलते हैं ना कि सेल और सेल के साथ में जो इंसिडेंटल एक्टिविटीज है वो भी सेल के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, मगर डिपार्टमेंट का यहाँ पर कहना है कि ये एक्टिविटीज जो है सेल के अंदर इंक्लूड नहीं की जा सकती, ये बहुत मेजर एक्टिविटीज हैं, ये अलग एक्टिविटीज हैं, ये अलग से सर्विस टैक्स के क्राइटेरिया के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल का जो है वो बोलता था, ट्रिब्यूनल व्हेन द मैटर वाज ब्रॉट बिफोर इट, जब मैटर ट्रिब्यूनल के सामने लाया जाता है तो ट्रिब्यूनल बोलता है कि द एग्रीमेंट टू सप्लाई आरएमसी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी टैक्सेबल सर्विस। ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि यहाँ पर कोई टैक्सेबल सर्विस नहीं है। अच्छा, उसको जो है ऑर्डर पसंद नहीं आता, रेवेन्यू जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और अपील फाइल करता है। अब होता क्या, इश्यू क्या है, Thus, preparation of ready-mix concrete along with pouring, pumping and laying of concrete amount to provision of service, क्या ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है, वो उसका डिसीजन ट्रिब्यूनल का अपहेल्ड करता है और बोलता है कि वेयर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज फॉर सप्लाई ऑफ आरएमसी, it does not provide any taxable services. Therefore, since the Finance Act 1994 is not a law relating to commodity transaction taxation, the adjudication was made under mistake of fact and law fails. By this judgment, Supreme Court dismissed the appeal filed by the Revenue. Okay. तो ये सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ये अपना सेलर है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर तब होता है जब सर्विस की क्राइटेरिया में पड़ता, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि यहाँ पर सर्विस नहीं है, सेल ही माना जाएगा इसको। अगला केस देखिए, सचिन मल्होत्रा 2015, सचिन मल्होत्रा 2015 उत्तराखंड का। इस केस के अंदर क्या हो रहा है, ये आपका है मतलब ये केस स्टडी है, केस स्टडी के साथ साथ एक क्लैरिफिकेशन भी है आप लोगों के लिए। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है हायरिंग ऑफ कैब, मतलब मान लीजिए आपने जो है एग्जांपल के लिए कैब हायर करी दिल्ली से आगरा जाने के लिए, कैब हायर, आपकी जो है एग्जाम्स खत्म हो गए सीएस प्रोफेशनल के दिसंबर में और मौसम भी अच्छा रहता है, गर्मी कम रहती है आगरा के अंदर, आपने डिसाइड किया कि आप आगरा जाएंगे, कैब हायर करके आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से आप लोग आगरा जाएंगे, किस लिए जाएंगे, ताजमहल देखने के लिए। ठीक है, ताजमहल देखने जाएंगे आप, ओके। आपने कैब हायर करी विद ड्राइवर, आजकल जो है काफी सारी कैब्स है, जैसे ओला है, उबेर है, इन्होंने क्या फैसिलिटीज चालू करी कि जैसे आसपास की सिटीज हैं, जैसे आप बॉम्बे रहते हैं, बॉम्बे टू पूना, पुणे टू बॉम्बे, यहाँ पर आप आउट स्टेशन कैब्स भी बुक कर सकते हैं और इवन वन वे कैब्स का भी आजकल इन्होंने फैसिलिटी दे रखा है। तो आपने कैब बुक करी विद ड्राइवर, ओके। अब यहाँ पर क्या आप जो है कैब के मालिक हैं, यहाँ पर कैब का मालिक कौन है इस केस के अंदर, आपने कैब हायर करी, आर यू द ओनर ऑफ द कैब, आर यू द ओनर ऑफ द कैब, नो। यहाँ पर कंट्रोल किसका है, कंट्रोल किसका है, यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर है किसका, मालिक का, या फिर आप कह सकते हैं ड्राइवर का, ओके, ड्राइवर का कंट्रोल है। आप तो जो है चुपचाप जो है बैक सीट पे बैठे हैं और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको, मतलब आपकी अथॉरिटी है, आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं,
आप बोल रहे हैं कि इधर ले लो भैया, इस गली में ले लो, इधर ले लो, हमको ये खाना है, इधर जाना है, फतेहपुर सीकरी भी ले चलो, मतलब आसपास जो जगह है उधर भी ले चलो। ठीक है, तो आप इंस्ट्रक्टर हैं, आप सोचेंगे कि आप मालिक हो गए, बट आप एक्चुअली में यहाँ पर मालिक नहीं है। आपने कैब हायर पे ले रखी है। किस पे ले रखी है? हायर पे ले रखी है। मालिक आप नहीं है यहाँ पे। ओके, दूसरा केस देखिए। आपने जो है कैब रेंट पे ले रखी है, रेंटिंग ऑफ कैब। इसके अंदर क्या होता है? हाँ, रेंटिंग, रेंटिंग के अंदर जैसे मान लीजिए रेंट आउट कैब, रेंट आउट कैब टू कॉल सेंटर फॉर 1 month। आपने कैब जो है कॉल सेंटर वालों को 1 महीने के लिए किराए पे दी। ठीक है, अब इस केस में क्या हो जाता है ना, इस केस में जो है कॉल सेंटर वाला जो है कॉल सेंटर वाला जो है उसका इसके ऊपर जो है होल्ड रहता है, उसका इसके ऊपर होल्ड रहता है। इस केस के अंदर रेंटिंग, उसने जो है 1 महीने के लिए कैब ले ली। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को जो है छुड़वाता है, जो भी है करवाता है, तो 1 महीने के लिए उसने अपना रेंट पे ले ली। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेंटिंग ऑफ कैब। देखिए केस स्टडी का ये क्या बोल रहा है, इज हायरिंग ऑफ कैब डिफरेंट फ्रॉम रेंटिंग ऑफ कैब फॉर सर्विस टैक्स पर्पस। देखिए हाई कोर्ट ने क्या बोला, हाई कोर्ट ओपाइंड दैट अंडर रेंट और कैब स्कीम, भाड़े पे कैब देना, द हायरर इज एंडोर्ड विद द फ्रीडम टू टेक द व्हीकल वेयरएवर ही विशेस। लेके जा सकते हैं किधर भी, एंड ही इज ओनली ऑब्लाइज्ड टू कीप द होल्डर ऑफ द लाइसेंस इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज मूवमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए कॉल सेंटर वाला है, आपको क्या लगता है कि सारे कॉल सेंटर वाले जो होते हैं उनकी सबकी जो ये कैब्स वगैरह होती है ये वो खुद खरीदते हैं? क्या लगता है आपको? हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग अभी कॉल सेंटर में काम भी कर रहे हो। बताइए, आप जिस कैब से आते हैं क्या वो कॉल सेंटर वालों की खुद की होती है? होती है। अगर मान लीजिए कि बड़े कॉल सेंटर्स हैं उनकी खुद की भी हो सकती है, बट जनरली क्या होता है ना कि ये कॉल सेंटर्स वाले जो हैं इस कैब को रेंट के ऊपर लेते हैं। इस कैब को रेंट के ऊपर लेते हैं। यहाँ पर ड्राइवर जो होता है उनका खुद का होता है, ड्राइवर जो होता है उनका खुद का होता है, और उसके अंदर क्या होता है ना, इनके पास सारी जो फ्रीडम होती है, बस दे आर ऑब्लाइज्ड कि भाई जो होल्डर है लाइसेंस का उस कैब का, उसको इन्फॉर्म रखें कि टाइम टू टाइम कि हम ये कैब जो है इस काम के लिए यूज में ले रहे हैं, ताकि जो ओनर है उसको पता रहे कि कोई गैर कानूनी कामों में तो ये कैब यूज नहीं ली जा रही है। चलिए आगे पढ़िए, थर्ड लाइन में आइए। However, when a person chooses to hire a car which is offered on the strength of a permit issued by the motor vehicle department, then the owner of the vehicle, who may or may not be the driver, will offer his services while retaining the control and possession of the vehicle with himself। यहाँ पर कंट्रोल और पोजेशन जो है वो उसके पास ही रहता है, ड्राइवर या ओनर के पास। जहां पर जो कस्टमर होता है, द कस्टमर इज merely unable to make use of the vehicle by traveling in the vehicle। आप केवल ट्रेवल कर रहे हैं। इन द केस ऑफ अ पैसेंजर ही इज एक्सपेक्टेड टू पे द मीटर चार्जेस। आपका जो मीटर का जो खर्चा आएगा वो आपको पे करना है, विच इज यूजुअली कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ किलोमीटर ट्रेवल, जितना आपने किलोमीटर ट्रेवल किया। हाईकोर्ट बोला कि दो रेंट एंड हायर, रेंट और हायर जो है इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट हैव द सेम connotation, okay, in the context of a rent a cab scheme and hiring। मतलब ये हाईकोर्ट ने बोला, मतलब कि चीजें दोनों में सेम हो रही है बट ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट ट्रांजेक्शन डिनोट कर रही हैं। देखिए मान लीजिए कि अगर आपने जो है कार हायर पे ली है, आपने कैब बुक करी है आगरा जाने के लिए दिल्ली से, ठीक है, आप लोग गए आगरा, गए आगरा पहुंच गए,
आगरा पहुंचने के बाद आपको मन किया कि यार चलो आगरा नहीं, हम लोगों को तो जो है आगरा से जो है आगे जाना है, लखनऊ जाना है। आगरा से लखनऊ जाना है हमको तो आपने क्या डायलॉग में बोला कि ड्राइवर जी आप जो है ना हम लोग जो है सुबह चले दिल्ली से 11-12 बजे तक आगरा पहुंच गए, हमने ताजमहल देख लिया, अब आप तो हमको जो लखनऊ ले चलो, हमें लखनऊ देखना है। तो ड्राइवर बोलेगा कि आपने मुझे क्या समझा हुआ है, आपने कैब बुक करी है दिल्ली से आगरा, मैं आपको दिल्ली से आगरा ले आया। ऐसे थोड़ा ना होता है कि आप लोग जो मुझे बोलोगे मैं वो करता रहूंगा, मेरे को भी जो है रेस्ट करने का टाइम चाहिए। आप मालिक थोड़ी ना है मेरे, कैब आपकी थोड़ी ना है, ऐसे बोलेगा वो आपको, अगर उसको गुस्सा आ गया तो ठीक है। तो वो आपका इस पर अधिकार नहीं है, आप इसको कहीं भी लेके नहीं जा सकते। आप तो जो बस आप जो डिसाइड किया है कि यहाँ से यहाँ जाना है, रेंट दो मीटर के हिसाब से और हो गया, थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन देते हो उतना चलता है, ज्यादा नहीं। तो हाई कोर्ट ने यही बोला कि ये दोनों डिफरेंट चीजें। कंक्लूजन देखिए, द हाई कोर्ट upheld the decision of the tribunal wherein it was held that unless the control of the vehicle is made over to the hirer, यहाँ पर कंट्रोल आपके पास नहीं है ना, कॉल सेंटर वाले केस में कॉल सेंटर के पास कंट्रोल आ गया, बट यहाँ पर आपके पास नहीं है। एंड ही इज गिवन पोजीशन फॉर हाउस ओवर शॉर्ट पीरियड। आपको अगर मान लो 2 घंटे के लिए भी अगर पूरा कंट्रोल मिल जाए ना कि आप कहीं भी गाड़ी लेके जा रहे हो, तो फिर ये रेंटिंग है, वरना ये हायरिंग है। Which the contract contemplates to deal with the vehicle, no doubt subject to other terms of the contract, there would be no renting. तो hiring is totally different from renting. ये जस्ट एक क्लैरिफिकेशन था, इसको आप केस भी बोल सकते हैं, मगर एक ये क्लैरिफिकेशन था कि भाई हायरिंग जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रेंटिंग। हायरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेंटिंग। ये क्लैरिफिकेशन लाने के लिए सर्विस टैक्स के अंदर जो है ये केस जो है आपको पढ़ाया गया है। इसका जो जजमेंट था वो इस पर्पस के लिए दिया गया है। अगला देखिए, अगला है आपका जय बालाजी ज्योति स्टील्स लिमिटेड 2015। देखिए जय बालाजी के अंदर ये क्या बोल रहा है। जय बालाजी के अंदर जैसे आप लोगों को पता है कि स्पीड पोस्ट जो है पहले के टाइम में कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था कि जब आप नोटिस सर्व करते हैं तो स्पीड पोस्ट इज ऑल्सो अ वे। इसको जो है काफी लेट जो है लाया गया। देखिए क्या नाम है, जय बालाजी, जय बालाजी, जय बालाजी जय बालाजी ज्योति स्टील्स लिमिटेड 2015। देखिए इसके अंदर क्या है ना, हम लोग जो है बिफोर फाइनेंस एक्ट 2013 क्या होता था, जो आपका मैनर ऑफ सर्विंग नोटिस होता था ना, मैनर ऑफ सर्विंग नोटिस जो आपका सेक्शन 37C था, उसके हिसाब से मैनर ऑफ सर्विंग नोटिस जो आपका एक्साइज में था सेक्शन 37C, वही आपका यहां पर चलता था। सेक्शन 37C ऑफ एक्साइज। इसके अंदर क्या होता था कि आप जो है या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो या फिर जो है अफिक्स कर दो एट फैक्ट्री गेट या फिर डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड पे लगा दो। ठीक है, ये सारी जो चीजें है ना ये सीक्वेंस में है, मतलब सबसे पहले आपको ये करना है, ये नहीं कर सकते तो ये करना है, फैक्ट्री गेट लगाना है, और ये भी नहीं हो सकता तो फिर आखिरी में डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड। दिस इज इन सीक्वेंस, ये नहीं कि इनमें से कोई भी कर लें, दिस इज इन सीक्वेंस। ओके, तो
अब जो है फाइनेंस एक्ट 2013 से जो है ना, इसमें चेंज आया मैनर ऑफ सर्विंग शो कॉज नोटिस के अंदर। फाइनेंस एक्ट 2013 से क्या हो गया कि आप जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड्स स्पीड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट इंक्लूड्स स्पीड पोस्ट। ओके, बाकी आपका वही है। देखिए मुद्दा यहां पर ये था, मुद्दा जो यहां पर ये था वो ये था कि मुद्दा यहां पर ये था कि whether speed post is a kind of registered post, whether speed post is a kind of registered post or it is not a registered post, क्या ये रजिस्टर्ड पोस्ट है या नहीं है। देखिए यहां पर जो लीगल पोजीशन है आपकी, वो आपको ये बोलती है, आप अपने केस लॉस में भी देख सकते हैं कि लीगल पोजीशन आपको ये बोलती है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो सेक्शन 20 एज पर सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट का जो सेक्शन 28 है ना, वो ये बोलता है एनी पोस्ट for which receipt is issued at origin post office, any post for which receipt is issued at origin post office। मतलब कि कोई भी आप ऐसा पोस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आपको रिसिप्ट इशू हो रही है ओरिजिन पोस्ट ऑफिस, जहां से आप भेज रहे हैं पोस्ट, वहां से आपको रिसिप्ट मिल रही है, तो उसको जो है रजिस्टर्ड पोस्ट बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है सेक्शन 28 कि कोई भी पोस्ट जिसके लिए आपको रिसिप्ट इशू की जाती है ओरिजिन पोस्ट ऑफिस, उसको रजिस्टर्ड पोस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो स्पीड पोस्ट में भी आपको रिसिप्ट मिलती है एट ओरिजिन पोस्ट ऑफिस, तो इस तरह से जो है स्पीड पोस्ट को भी जो है रजिस्टर्ड पोस्ट मान लिया गया। और ये जो प्रोविजन है ना, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दिया गया। रेट्रोस्पेक्टिवली बोले तो जब से स्पीड पोस्ट आया था तब से लेकर इसको अप्लाई कर दिया था। ये एक तरह की क्लैरिफिकेशन है। दिस इज द एडिशनल मैनर टू सर्व शो कॉज नोटिस, इसको ऐड कर दिया गया, इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दिया गया। ये ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि क्लैरिफिकेशन जो होती है, देखिए लॉ के अंदर क्या होता है कि अगर कोई क्लैरिफिकेशन होती है ना, मतलब क्लैरिफिकेशन बोले तो आपने लॉ तो पहले दे रखा है, पर सामने वाले को क्लियर करने के लिए अगर आप जो है क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं अगर, तो आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में ला सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या क्लैरिफिकेशन, मतलब क्लैरिफिकेशन बोले तो आपने लॉ तो पहले से बना रखा है, बट लोगों को ऐसा कंफ्यूजन था कि क्या स्पीड पोस्ट भी रजिस्टर्ड पोस्ट में आएगा, तो आपने क्लियरिटी लाने के लिए इसको लाया गया है। अगर आप नया लॉ ला सकते हैं तो उसको आप मतलब स्पीड पोस्ट की जगह आप बोले कि भाई नॉर्मल पोस्ट से भी जो है आप अगर भेजें तो हमको जो है वो वैलिड शो कॉज जो है नोटिस माना जाएगा।
तो ये जो है इट इज अ चेंज इन लॉ, बट यहां पर एक क्लैरिटी लाने के लिए क्लैरिफिकेशन लाया गया है, तो वो क्लैरिफिकेशन आप रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट कर सकते हैं। समझे आप? देखिए आप पढ़िए, अपना केस पढ़िए, जो मैंने बताया वही सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, एक बार आप रीड कर लीजिए। देखिए पढ़ लीजिए, ये क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट था। पॉज करके आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। चलिए अगला केस देखते हैं। एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड 2015 गुजरात हाई कोर्ट। एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड 2015 देखिए क्या बोल रहा है केस, रीड करते हैं एक बार। छोटा सा केस है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कैन द कमिश्नर अपील्स रिमांड बैक ए केस टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 85 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994। क्या सीसीई अपील के पास ये पावर है कि वो किसी केस को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिमांड कर सकता है अंडर सेक्शन 85 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994? यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? द क्वेश्चन ऑफ लॉ विच वाज रेज्ड इन दिस केस वाज दैट वेदर कमिश्नर अपील exercising power under section 85 of finance act 1994 has the power to remand the proceedings back to the adjudicating authority। देखिए लीगल पोजीशन क्या है। हाई कोर्ट बोला कि सेक्शन 85(4) जो है फाइनेंस एक्ट 1994 का, उसके अंदर ये बोला गया है कि there are ample powers to the commissioner while hearing and dispatching of the appeal to pass such order as he thinks fit, including an order कि भाई वो कोई ऑर्डर दे सकता है कि टैक्स लायबिलिटी एनहांस कर दे, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लगा दे। Such powers would therefore inherently contain the power to remand the proceeding for proper reasons of to the adjudicating authority। adjudicating authority को वो दोबारा दे सकता है प्रॉपर रीजनिंग के लिए। The High Court held that subsection 4 of section 85 itself contains the width of the power of the commissioner appeals in hearing the proceeding of appeal under section 85। The scope of such powers flowing from subsection 4 therefore cannot be curtailed by any reference to subsection 5 of section 85। क्या है ये सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, पहले डिसीजन देखिए। The High Court held that Section 85(4) of the Finance Act 1994 gives ample powers to the Commissioner while hearing and dispatching of the appeals, and such powers inherently contain the power to remand the proceeding for proper reasons to the adjudicating authority। Reasons proper होने चाहिए, remand back किया जा सकता। हायर अथॉरिटीज जो होती है ना, उनके पास पावर होती है कि वो लोअर अथॉरिटीज को फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए बोल सकती हैं, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिए कुछ केसेस में तो ये होता है कि हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को बोलती है कि देखिए आपने ये प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, या आपने जो है इसका आपने कोई कंसिडरेशन नहीं करा अपना केस सॉल्व करते हुए, या और भी जैसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस के ऊपर जो है ना, जैसे मान लीजिए कि लोअर अथॉरिटी है, उसने एपिलेंट्स के रिटर्न सबमिशन जो थे उनको अपने मद्देनजर नहीं लिया, ठीक है, या फिर जो लोअर अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो रीजनेबल नहीं है, ठीक है, और या फिर ऑर्डर जो है वो पास किया विदाउट गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। तो ये केसेस ऐसे हैं जहां पर फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए बोला जा सकता है लोअर अथॉरिटी को। और कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जहां पर फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए नहीं बोला जा सकता। बट कुछ एक पॉइंट जो है, देखिए यहां पर तो मैंने बताया कि फ्रेश एडजुडिकेशन हो गया फॉर फ्रेश कंसिडरेशन, और कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो है हायर कोर्ट जो है लोअर अथॉरिटी को बोलता है, रिमांड बैक करता है
रिमांड बैक क्या मतलब, उसको उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है, जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से एक्सप्लेनेशन मांगता है कि आपने जो किया वो क्यों किया। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था ना, सेंट्रल एक्साइज में और सर्विस टैक्स में, कि कमिश्नर अपील जो है वो रिमांड नहीं कर सकता था, रिमांड के लिए उसके पास पावर नहीं था। वो क्या कर सकता था, बस जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकता था, एविडेंस मांग सकता था लोअर कोर्ट से, या वो खुद की फर्दर इंक्वायरी कर सकता था। ठीक है, और वो जो है एडिशनल एविडेंस मांग सकता था कि भाई लोअर अथॉरिटी को जो आपने एविडेंस नहीं दिया है वो हमको दे दो। तो पहले ये होता था, बट ये जो केस है ना, एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड 2015, ये बोल रहा है कि कमिश्नर के पास पावर है, और ये इंक्लूड है वो पावर उसके अंदर कि वो जो है रिमांड कर सकता है प्रोसीडिंग फॉर प्रॉपर रीजंस टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उसके पास ये पावर है कि वो रिमांड बैक कर सकता है। तो सर्विस टैक्स के अंदर रिमांड बैक किया जा सकता है, एक्साइज और एक्साइज में अभी भी जो है नहीं किया जा सकता रिमांड बैक, बिकॉज ये क्या कह रहा है, सॉरी मैंने आपको क्या बोला, एक्साइज के अंदर किया जा सकता है, एक्साइज के अंदर नहीं किया जा सकता रिमांड बैक, एक्साइज के अंदर नहीं किया जा सकता, बिकॉज फाइनेंस एक्ट 1994 जो है उसके हिसाब से ये जो डिसीजन आया था ये सर्विस टैक्स के लिए आया, और सर्विस टैक्स में अब ये क्लियर हो गया कि सर्विस टैक्स के अंदर जो है कमिश्नर अपील के पास पावर है रिमांड बैक करने के लिए। एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड 2015 के अंदर यही बोला गया। Can the commissioner appeal remand back a case to the adjudicating authority under section 85 of the Finance Act 1994? तो वो कर सकता है रिमांड बैक। ओके, सर्विस टैक्स के लिए है ये, सर्विस टैक्स में रिमांड हो सकती है, सर्विस टैक्स में केवल ध्यान रखना। कि अगला देखिए केस अशोक कुमार तिवारी 2015। देखिए इस केस में क्या हो रहा है, अशोक कुमार तिवारी 2015 में एक बार केस पढ़ लीजिए। एसएससी को जो है एडजुडिकेशन, द एसएससी रिसीव को जो है एडजुडिकेशन ऑर्डर मिला 8/10/2011 को, और उसने एक अपील फाइल करी अगेंस्ट द सैड ऑर्डर बिफोर द कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज। अपील कब करी, 9/4/2012 को, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। डिले हो गया, डिले हो गया, कितना टाइम हो गया, 8/10/11 से हम देखें तो 2-3, अगर 8/12 को होता है तो 2 महीने, 3-4-5-6 महीने क्रॉस हो गए, 6 महीने क्रॉस हो गए। ठीक है, उसने एप्लीकेशन भी दी डिले के कंडोनेशन की कि भाई किस वजह से डिले हो गया। However, the commissioner dismissed the appeal as being time barred and declined to condone the delay. Tribunal on appeal decided that the delay should be condoned in assessee's case. ट्रिब्यूनल ने बोला कि जो है कंडोनेशन डिले जो है वो वैलिड रीजन की वजह से हुआ, तो कंडोन कर दिया। मतलब कमिश्नर ने जो बोला उसका उल्टा ट्रिब्यूनल ने बोला। इट इज ऑब्जर्व दैट पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ 3 months प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, यहाँ पर 85(3) के अंदर तो 3 months है, फाइनेंस एक्ट 1994 में 3 months का लिमिटेशन पीरियड है, meant 3 calendar months and not 90 days, and proviso to said subsection empowered commissioner to condone the delay for sufficient cause so as to allow the appeal to presented within a further period of 3 months। तो देखिए कितने महीने हुए, 8 अक्टूबर से 8 नवंबर 1, नवंबर से दिसंबर 2, दिसंबर से जनवरी 3, जनवरी से फरवरी 4, फरवरी से मार्च 5 और मार्च से अप्रैल 6। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इश्यू विच केम ऑफ फॉर कंसिडरेशन बिफोर द हाई कोर्ट वाज वेदर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन और द पीरियड विद इन विच द डिले
in filing an appeal can be condoned specified in terms of months in a statute means a calendar month or for number of days। देखिए कैलेंडर मंथ के हिसाब से होगा या फिर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से होगा, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि मंथ्स के हिसाब से देखें तो ये डिले मतलब 3 + 3 6 महीने भी क्रॉस हो चुके हैं। अक्टूबर कितने महीने हुआ? देखते हैं क्या जजमेंट आया इस केस में। द हाई कोर्ट ओपाइंड दैट वेयर द लेजिस्लेचर इंटेंड्स टू डिफाइन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विद रिगार्ड टू नंबर ऑफ डेज, जहां पर लेजिस्लेशन के अंदर नंबर ऑफ डेज स्पेसिफिकली जो है मेंशन किया गया है, इट डज सो स्पेसिफिकली, ठीक है। सेक्शन 85 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994 हैज डिफाइंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज वेल एज द पावर टू कंडोन द डिले विद रिगार्ड टू अ स्टिपुलेशन। टाइम पीरियड दे रखा है इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, इसमें मंथ्स दे रखा है सेक्शन 85 में, एंड सच ए स्टिपुलेशन कैन ओनली मीन अ कैलेंडर मंथ। यहां पर बस कैलेंडर मंथ ही माना जा सकता है। वंस द लेजिस्लेचर हैज यूज्ड द एक्सप्रेशन 3 मंथ्स both in substantive part of subsection 3 of section 85 as well as in its provision, दोनों जगह यही यूज किया है। It would not be open for the High Court to substitute the word 3 months by the words 90 days, and if it does so, it would amount to rewriting the legislative provisions, which is impermissible. The High Court noted that section 335 of the General Clauses Act 1897 also defines the expression month to mean a month। वो अगर आप एग्जाम में भी गलती करके आते हैं 1 महीने की जगह 30 दिन लिख के आ जाते हैं तो वो गलत हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, आपको 0 नंबर मिलता है। फर्दर द डिले ऑन विच ऑर्डर वाज रिसीव्ड बाय द असेसी 8/10/2011 हैड टू बी एक्सक्लूडेड। 8/10/2011 को एक्सक्लूड करेंगे, 9/10/2011 माना जाएगा यहाँ पर व्हाइल कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, सिंस द ओरिजिनल पीरियड ऑफ लिमिटेशन original period of limit and the period within which delay could be condoned expired on a public holiday। अच्छा 8/4/2012 को जो है पब्लिक हॉलीडे था तो उसके अगले दिन वो कर सकता है, बिकॉज 8/4/2012 को पब्लिक हॉलीडे था। अगर पब्लिक हॉलीडे नहीं होता तो फिर कंडोन नहीं किया जा सकता था, मैक्सिमम 6 महीने तक ही करा जा सकता था, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पर बिकॉज आखिरी दिन पब्लिक हॉलीडे था तो इस वजह से जो है असेसी यहां पर असेसी की जीत हो जाती है, ठीक है। अगला केस देखिए, ये आपका एन स्टेट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 2016, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अगला है आपका चकियात एजेंसीज मद्रास हाई कोर्ट। क्या नाम है? चकियात एजेंसीज मद्रास हाई कोर्ट। आप लोगों को ऑफ और फ्रॉम के बीच में डिफरेंस पता है? ऑफ और फ्रॉम के बीच में डिफरेंस देखिए, आप लोग नोटिस करेंगे कि कस्टम्स एंड एक्साइज में जो है हर जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे लिखा हुआ विदिन 60 days from within 60 days from communication of decision, within 60 days from communication of decision, ठीक है। तो यहां पर फ्रॉम का जो मतलब होता है ना, फ्रॉम के अंदर जो है अपन वो वाला जो दिन होता है ना, जिस दिन मान लीजिए 60 डेज फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन, तो मान लीजिए डिसीजन आया 9 दिसंबर को, तो 9 दिसंबर से अपन 60 डेज काउंट करेंगे, 9 दिसंबर को भी इंक्लूड करेंगे। और सर्विस टैक्स में अपना होता है ऑफ के अंदर अपन उस दिन को इंक्लूड नहीं करते, उसके अगले दिन से जो है हम देखते हैं। तो यहां पर भी वही चीज करी हुई है, यहां पर भी जो है वही चीज करी हुई है कि नेक्स्ट डे से जो है अपन ने लिया है। सर्विस टैक्स में आपको हर जगह पर नेक्स्ट डे से लेना है, सर्विस टैक्स में हमेशा ऑफ चलता है। अगर फ्रॉम लिखा है तो उसको आपको ऑफ पढ़ना है, ठीक है।
तो ये आपका क्लियर है। यहाँ पर लास्ट डे जो था पब्लिक हॉलीडे था, संडे था या कोई पब्लिक हॉलीडे था, इस वजह से। अच्छा, एक बार आपको जो एसोसिएटेड होटल्स का केस है वो मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा मतलब अच्छा केस है। तो एसोसिएटेड होटल्स वाला मैं आप तो थोड़ी नोटिंग कर लीजिए, जो सीसी अपील वाला जो था सेक्शन 85 वाला। देखिए फैक्ट्स क्या थे उस केस के अंदर। फैक्ट्स ये थे कि वेदर सीसीई अपील्स इन सर्विस टैक्स केसेस। तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो ओपन करिए आप, उसके अंदर मैं एक बार एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वाला केस आपसे वापस से डिस्कस कर रहा हूँ, और वो आपको पढ़ना है बिकॉज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको और बताने वाला हूँ। तो आप नेक्स्ट वीडियो प्लीज ऑन करिए।